सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, यही आशा और अपेक्षा है। तो आज भाषा की पाठशाला की इस ऑडियो विजुअल क्लास का श्री गणेश करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विशिष्ट में इकाई 3 के अंतर्गत गद्य खंड का पाठ 3 नए मेहमान नामक एकांकी पढ़ेंगे, जिसके लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। इस एकांकी के माध्यम से हम एकांकी विधा को तो जानेंगे ही, उसे समझेंगे भी, तो उसके साथ साथ में हम ज्ञानार्जन करेंगे। इस एकांकी को 4 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा होगा, प्रथम भाग में हम जिसका ज्ञानार्जन करने वाले हैं उसमें है लेखक के साहित्यिक परिचय का, और दूसरा है इस एकांकी का केंद्रीय भाव अर्थात सारांश का। ये प्रथम भाग में हम इसका ज्ञानार्जन करेंगे। दूसरे भाग में इस एकांकी के महत्वपूर्ण पाठ्यांशों के भावार्थ का और सैद्धांतिक प्रश्नोत्तर का जो है ज्ञानार्जन करेंगे। इस प्रकार से हम इस पाठ को जो है इन 2 भागों में पूरा करेंगे और उसे जो है हम समझें, इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। और आप सभी भी जो है इसे समझें, ध्यानपूर्वक इस ऑडियो विजुअल को आप सुनें और सुन करके आप इसकी विषय वस्तु को ठीक तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस एकांकी के जो लेखक हैं उदय शंकर भट्ट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम प्रथम भाग में जो ज्ञानार्जन करने वाले हैं लेखक के साहित्यिक परिचय का। तो उदय शंकर भट्ट जी जो है इस एकांकी के एकांकीकार हैं। उनके संदर्भ में कुछ संक्षिप्त बातें यदि कही जाए तो वो इस प्रकार से हैं। उदय शंकर भट्ट एकांकी और नाटक के सिद्धस्थ लेखक थे। आपका परिवार साहित्यिक गतिविधियों में गहरी रुचि रखता था। आपने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा इटावा में प्राप्त की। आपने काशी विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने आकाशवाणी में सलाहकार के पद को सुशोभित किया। कुछ वर्षों तक आप आकाशवाणी के नागपुर और जयपुर केंद्रों पर प्रोड्यूसर रहे। सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने स्वतंत्र रूप से कहानी, उपन्यास, आलोचना और नाटक इत्यादि का लेखन कार्य किया था। तो इस प्रकार से कई विधाओं से युक्त ऐसे उदय शंकर भट्ट जी का व्यक्तित्व रहा है। साहित्यिक उनकी यात्रा रही है और उस साहित्यिक यात्रा के दौरान उन्होंने कौन कौन सी रचनाओं की रचना की है। तो हम आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। तो रचनाएं कौन कौन सी थीं, भट्ट जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखीं और किस प्रकार से उनका साहित्यिक लेखन का कार्य चला, वो कैसे उन्होंने अपनी साहित्य यात्रा को अपने जीवन में पूर्ण किया, और इस साहित्य यात्रा के साथ साथ में उनकी जो रचनाएं थीं वो कौन कौन सी रचनाएं रहीं, किस प्रकार की रचनाएं थीं, उन रचनाओं पर हम अपनी दृष्टि डालेंगे। तो पहला बिंदु है लेखक के साहित्यिक परिचय का, रचनाएं। तो भट्ट जी का प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी के नाम से सन 1940 में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात इन्होंने
सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि अनेक विषयों पर एकांकियों की रचना की, जिनमें समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी, अस्तोदय, धूप शिखा, वापसी, चार एकांकी इत्यादि आपके प्रतिनिधि एकांकी संग्रह माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी उदय शंकर भट्ट जी ने नाटक, कविता तथा उपन्यासों की रचना की है। तो ये उदय शंकर भट्ट जी की रचनाओं के संदर्भ में जो बात थी वो मैंने आपको बतलाई। इसके बाद आता है दूसरा बिंदु, भाषा व शैली। इन दोनों को एक साथ कर दिया गया है। तो भाषा और शैली, उनकी भाषा और शैली किस प्रकार की रही है, तो सुने आप। भट्ट जी ने अपने साहित्य सृजन में सरल, स्थिर व बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। भाव व पात्रों के अनुसार उनकी भाषा का रूप बदलता रहा है। उनकी भाषा में उर्दू यत्र तत्र दिखाई पड़ता है, जैसे गृहस्थ, सुसंस्कृति, निर्दयी इत्यादि। संवाद सरल व छोटे छोटे वाक्यों वाले हैं। भट्ट जी की लेखन शैली की एक विशेषता प्रश्नों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति है, जैसे क्या छत तुम्हारे लिए है, कहो तो मैं कहूँ, क्या फ़ायदा इत्यादि। कहीं कहीं वाक्य सूक्ति का सा आभास कराते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भट्ट जी की भाषा सरल व शैली व्याख्यात्मक है। इसके बाद है तीसरा बिंदु, साहित्य में स्थान। एक सफल नाटककार के रूप में अपनी विशिष्ट छवि बनाने वाले उदय शंकर भट्ट प्रख्यात एकांकीकार भी हैं। उन्होंने युग के अनुरूप चरित्र सृष्टियों की रचना की है। उनके एकांकी रंगमंची होने तथा जीवन की मौलिक समस्याओं से संबंधित होने के कारण मर्मस्पर्शी हैं। आधुनिक हिंदी एकांकीकारों में भट्ट जी का एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान है। हिंदी एकांकी साहित्य उनके योगदान को सदैव याद रखेगा। तो इस प्रकार से आपने सुना भट्ट जी का साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय के अंतर्गत जो हैं हमने इनमें 3 बिंदुओं पर हमने अपनी बात बतलाई आपको, और इस पर हमने अपने विचार साझा किए हैं। पहला बिंदु था रचनाएं, और दूसरा बिंदु था भाषा व शैली का, और तीसरा बिंदु साहित्य में स्थान का था। तो कहने का आशय यह है, इस विजुअल के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से बात मैं आप लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ, इसका ज्ञानार्जन देना चाहता हूँ कि जब भी आप परिचय लिखें तो इन 4 बिंदुओं पर ही आपको परिचय देना है, चाहे वो किसी भी लेखक या साहित्यकार का हो। तो गद्य में आप 4 बिंदुओं की बात करेंगे, और 4 बिंदु जो रहेंगे वो इसी प्रकार से होंगे जिनको मैंने अभी बतलाया आपको। इनके वर्णन में आपको बहुत सावधानी रखना है। सावधानी किस बात की, कि जब आप लेखक का साहित्यिक परिचय लिखें तो बिंदु के अनुसार ही बात को कहना है आपको। आप किसी भी प्रकार से अन्य वाक्य का या अपनी शब्दावली में किसी और भी विषय से हट करके कोई दूसरी बात का उल्लेख उस पर नहीं करना है। विषय से बंध करके ही बात आपको करना है। साहित्यिक परिचय जब लिखेंगे आप, तो साहित्यिक परिचय को लिखने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि भाषा मतलब भाषा के बारे में ही लिखना है। भाषा के बारे में क्या लिखना, भाषा की विशेषता बतलाना।
जब आप पाठ को पढ़ते हैं, एकांकी को जब आप पढ़ेंगे तो एकांकी में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन भाषा में कौन कौन सी चीज़ों को समाहित किया, मुहावरों को समाहित किया, लोकोक्ति को समाहित किया, संस्कृत के शब्दों को समाहित किया, अंग्रेजी के शब्दों को समाहित किया, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको भाषा का विवरण लिखना है। फिर शैली की बात जब आती तो शैली में भी आपको ध्यान में रखना कि शैली, हमने गद्य खंड की शैली को बारे में आपको बतलाया है, विवरणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, ये समास शैली और आपका इस तरह से व्यास शैली, ऐसी कई शैलियों के बारे में बतलाया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप पाठ को पढ़ें, उसका जब आप वाचन करेंगे, मनन करेंगे जब पाठ का, तो आपको इन बातों को ध्यान में रख करके पाठ को मनन करना है। किन बातों का? भाषा का और शैली का। इन दो बातों को ध्यान में आपको रख करके पाठ का वाचन करना, आदर्श वाचन करना और उस पाठ में निहित जो भावार्थ है उसको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो हैं लेखक का साहित्यिक परिचय लिखेंगे। जब आप लेखक का साहित्यिक परिचय जब लिख लेंगे तब आपको बात स्पष्ट भी होगी और आपको एक तरीका भी पता चलेगा कि हमको लेखक का साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखना है। सारगर्भित और व्यवस्थित और सटीक यानी सार्थक सब साहित्यिक परिचय जब आप लिखेंगे तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। ठीक, तो ये बात हुई लेखक के साहित्यिक परिचय के संदर्भ में। अब इसके बाद जब बात आती है इस एकांकी के सारांश की, यानी केंद्रीय भाव की, कि केंद्रीय भाव क्या है। इस एकांकी में उदय शंकर भट्ट जी ने किस बात का उल्लेख किया है, इस एकांकी को उन्होंने किस बात को केंद्रित करके इस एकांकी को उन्होंने लिखा है। तो ये बात जो है हमको किस में मिलेगी? केंद्रीय भाव में, अर्थात पाठ के सारांश में। तो अब देखते हैं, आप सभी लोग पाठ के सारांश को देखें और उस पाठ के सारांश को समझेंगे। ठीक है, तो एकांकी के केंद्रीय भाव में के अंतर्गत जो उदय शंकर भट्ट जी ने संक्षिप्त रूप में जो बात कही है और इस एकांकी में उन्होंने किस उद्देश्य को केंद्रित करके अपनी बात लिखी है, वो इस प्रकार है। देश के शीर्षस्थ एकांकीकार उदय शंकर भट्ट की प्रबल लेखनी से लिखित प्रस्तुत एकांकी नए मेहमान में लेखक ने सामाजिक जीवन का यथार्थवादी व सशक्त चित्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत एकांकी में आधुनिक महानगरों में रहने वाले निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की कठिनाइयों का एक सरल सी घटना के माध्यम से प्रभावी वर्णन किया है। गृहस्वामी विश्वनाथ किसी बड़े नगर में अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते हैं। गर्मी का मौसम है, छोटा बेटा बीमार है, उसे खुली हवा वाला सोने का स्थान भी नहीं मिलता। उसी समय पहर रात गए दो मेहमान बाबूलाल और नन्हेमल घर पर आ जाते हैं। संकोची स्वभाव वाले विश्वनाथ जी मेहमानों से सही ठिकाना जाने बिना उनकी आवभगत में लग जाते हैं, परंतु उनकी पत्नी मेहमानों के लिए खाना भी नहीं बनाना चाहती है। उसका कारण वह अपने सिर का दर्द बताती है। मेहमान स्वयं को बिजनौर का निवासी बताकर ज़बरदस्ती विश्वनाथ से रिश्ता जोड़कर अपनी खातिर करवाने में लगे हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाला मुहावरा चरितार्थ करने में रत हैं। अंत में रहस्य खुलता है कि वे इसी मोहल्ले में रहने वाले कविराज के घर आए।
अतः विश्वनाथ को उन्हें उनके असली गंतव्य तक पहुंचाना पड़ता है। इस अप्रत्याशित कष्ट से छुटकारा मिला ही था कि अचानक विश्वनाथ जी का साला वहाँ आ टपकता है। उसका स्वागत अभावों में भी आत्मीयता के साथ होता है। गृहस्वामिनी सिर में दर्द होने पर भी भाई के लिए प्रेम पूर्वक भोजन बनाती है, ठंडे पानी का प्रबंध करती है और नहाने के लिए बार बार कहती है। एकांकी की कथावस्तु परिचित व यथार्थवादी है। संकलन त्रय का पूरा निर्वाह हुआ है। पूरा एकांकी एक कमरे में आधे घंटे में घटित हुआ है। एकांकी हास्य को प्रकट करता है तो जीवन की सच्चाई को भी प्रदर्शित करता है। नाटक, शिल्प, रंगमंच और रेडियो रूपक दोनों के अनुकूल है। भाषा सामान्य जीवन के निकट और सरल है। संवाद छोटे छोटे व सरल वाक्यों वाले हैं, जिनमें देशज व तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार संपूर्ण एकांकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य का प्रदर्शन यथार्थ रूप में करने में सफल हुआ है। तो आपने इस एकांकी का केंद्रीय भाव का वाचन आपने सुना। तो उसके वाचन को सुनते ही निश्चित रूप से आपके मन में ये बात आई होगी कि बड़े बड़े जो महानगर होते हैं, उन महानगरों में रहने की यानी आवास की जो समस्या है कितनी विकट है और विकट होती भी है। आप यदि देखेंगे, चाहे मुंबई की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, गुजरात की बात कर लो, अहमदाबाद की बात करो, ऐसे जो कलकत्ता की बात करो, जो बड़े बड़े शहर हैं, और उन शहरों में दूसरे राज्य के जो लोग हैं जब काम करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जब पहुंचते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, तो वो वहाँ पर जा कर के जिस कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, कई कई बहुमंजिला इमारतें जो हैं बना करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे लोग जो आते हैं, जो बाहर के जो लोग आते हैं, उनको रहने की समस्या तो है, आवास की समस्या तो रहती है। तो आवास की समस्या जब रहती है तो वो क्या करते हैं, बहुमंजिला इमारतें बना करके ऐसे छोटे छोटे कामगारों के लिए, मज़दूरों के लिए वो किराए पे मकान चलाते हैं। और वो लोग जो हैं बेचारे, उनकी व्यवस्था है, वो तो वहाँ पर अपना स्थायी मकान तो बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के मूल निवासी नहीं रहते हैं। तो मूल निवासी ना होने के कारण क्या होते हैं, वहाँ के जो स्थानीय जो लोग होते हैं वो ऐसे किराए के मकान बना करके उनको रहने के लिए देते हैं। और वो किराए के मकान भी कैसे होते हैं, बड़े छोटे छोटे कमरे होते हैं, बहुत बड़े कमरे नहीं होते, या 3-4 कमरों वाला घर नहीं होता, एक कमरे वाला घर, लैट्रिन बाथरूम और कहना चाहिए रसोई घर एक छोटा सा दे दिया। इस तरह से यानी एक छोटे से परिवार के गुजर बसर के हिसाब से वो घर मिलता है और वहाँ के लोग बनाते हैं। अब वो जब व्यक्ति जब ऐसे घरों में रहता है तो उसको कहना चाहिए जैसे जैसे मौसम परिवर्तित होता है, ऋतुएं बदलती हैं, तो उन ऋतुओं और कहना चाहिए मौसम में बहुत अत्यंत कठिनाई होती है। फिर कई प्रकार के ऋतुओं में होने वाले कष्टों को उनको सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे अधिक समस्या तो होती है जब गर्मी की ऋतु आती है। तो गर्मी की ऋतु में ऐसे जब बहुमंजिले इमारतें रहती हैं तो पूरा घर बंद सा रहता है, कहीं से हवा का आने जाने का रास्ता नहीं होता, और पानी की समस्या रहती है, पानी भी समय पर नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से, और बारिश का मौसम जो हुआ तो बारिश के मौसम में भी बहुत सारा पानी भर जाता है, घरों के अंदर पानी घुस जाता है, कीचड़ मच जाता है, कई प्रकार की बीमारियां फैलने लग जाती हैं। ठंड के मौसम में पर्याप्त धूप नहीं मिलती है। तो हर एक ऋतु में इस प्रकार के जो घर होते हैं, जो किराए के मकान होते हैं, बहुमंजिला इमारतें जो होती हैं, उनमें रहने वाले लोगों को कई प्रकार की समस्याओं को सहन करना पड़ता है, कई प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है।
तो इस पाठ एकांकी के जो मुख्य पात्र हैं विश्वनाथ जी, तो वो भी ऐसे ही बड़े शहर में काम करने के लिए गए हुए हैं और बड़े शहर में उनके पास एक छोटा सा मकान रहता है। तो उस छोटे से मकान में गर्मी की ऋतु में उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी यथार्थवादी समस्या को जो है उदय शंकर भट्ट जी ने इस नए मेहमान नामक एकांकी के माध्यम से व्यक्त किया है, चित्रित किया है, जिसका वर्णन अभी आपने केंद्रीय भाव के माध्यम से सुना है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए व्यक्ति कैसे कैसे उपाय करता है, किस तरीके से प्रयास करता है कि यदि कोई मेहमान आ जाता है तो उसे कैसे कहना चाहिए, उसकी व्यवस्था करना, उसकी आवभगत करना, ये सारी बातें जो हैं इस एकांकी में के माध्यम से उदय शंकर भट्ट जी ने प्रस्तुत किया है, बतलाया है कि कैसे रेवती जो है विश्वनाथ जी की पत्नी, ये अपरिचित मेहमानों के आने के कारण वह सिर दर्द का कारण बतलाती है कि उसका सिर दर्द हो रहा है तो वो भोजन नहीं बनाएगी। लेकिन उसी रेवती का भाई जब आता है तो वो सारी व्यवस्थाओं को तुरंत करने के लिए जुट जाती है और वो कैसे अपना सारी तकलीफ़ जो है भूल जाती है और उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लेखक ने नारी के परिवर्तित स्वभाव का भी चित्रण किया है। उन्होंने बतलाया है कि नारी अपने और पराये का भेद करना जानती है। वो ये जानती है कि कौन अपरिचित है और कौन परिचित का है, अर्थात कौन उसका सगा है और कौन उसका सगा नहीं है। इस बात को भी उदय शंकर भट्ट जी ने इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो अत्यंत अनुकरणीय है। ठीक है, तो इस एकांकी के केंद्रीय भाव के साथ ज्ञानार्जन का प्रथम भाग जो है यहाँ पर पूर्ण होता है। अब इसके पश्चात जो है ज्ञानार्जन के द्वितीय भाग में आप महत्वपूर्ण पाठ्यांशों के भावार्थ को समझेंगे और उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो अब इसका एकांकी का दूसरा भाग, दूसरे भाग में जानेंगे महत्वपूर्ण पाठ्यांशों का भावार्थ। इस एकांकी में हमने पाठ के दो महत्वपूर्ण अंशों का चयन किया है, जिसमें क्रमशः जो है आप उस पाठ्यांश का वाचन सुनेंगे और उसकी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन चार बिंदुओं के आधार पर जो है उसके पूरे भावार्थ को आप समझेंगे और सुनेंगे उसको। तो इसमें जो हमने चिन्हित किए हैं पाठ्यांशों को, उसमें सबसे पहले जो है ये है, इसे ध्यान से सुने और देखें। मैं इसका वाचन कर रहा हूँ। जिस पाठ्यांश को हमने चयनित किया उसमें सबसे पहला पाठ्यांश ये है। वे तो हमें मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नकद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। ना बाबा, यह नहीं हो सकेगा। मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी। उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती है। तो ये पहला पाठ्यांश है। अब इस पाठ्यांश की, जैसा मैंने आपको बताया कि गद्य की व्याख्या करने के लिए गद्य की व्याख्या के 4 अंग होते हैं। ये पिछले मैं कई वीडियो में बतला रहा हूँ आपको। ये बार बार मैं आपको बतलाऊँगा जब पाठ आएंगे, चाहे वो गद्य का आए चाहे वो पद्य का आए, कि गद्य की व्याख्या करने के लिए 4 अंगों के माध्यम से उसकी व्याख्या की जाती है। तो पहला है संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखा जाता है, संदर्भ को किस प्रकार लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आप देखेंगे,
अगला जो क्रम है और व्याख्या का पहला अंग है संदर्भ का। संदर्भ में 2-3 बातें लिखी जाती हैं, जिसमें सबसे पहली बात है पाठ्य पुस्तक का नाम और शीर्षक का नाम, और शीर्षक के नाम के साथ उस शीर्षक को किस लेखक ने लिखा उसका नाम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने तीनों बातों के जो बताया, तो संदर्भ जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, जैसा आप ये देख रहे हैं। तो संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के नए मेहमान नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक देश के शीर्षस्थ एकांकीकार उदय शंकर भट्ट है। तो इसमें आपने देखा कि संदर्भ में 3 बातें आई और इसके साथ साथ में लेखक देश के शीर्षस्थ एकांकीकार इस शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि आप भी कर सकते हैं, ये आपकी मौलिकता है। आप किसी भी लेखक को, कवि को उसके बारे में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा विशेषता, कितना अच्छा विशेषण आप लगा सकते हैं, वो आप पर निर्भर करेगा। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से ये पता चलता है कि आपने भाषा को या इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपका जो शब्दकोश है वो मजबूत है, वो इस बात को सिद्ध करता है। ठीक, तो ये संदर्भ हुआ। अब संदर्भ के बाद जो आएगा वो है प्रसंग। तो प्रसंग को कैसे लिखेंगे, किस ढंग से लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, उसको आप अगले क्रम में देखिएगा। तो प्रसंग है बड़े नगरों में किराए के मकान में रहने वालों के मध्यम वर्गीय समाज की परेशानियों का चित्रण अति सरल व सामान्य बोलचाल के माध्यम से किया गया है। तो अब प्रसंग निकालने के लिए किस बात को ध्यान में रखना है आपको, इसे सुने। तो प्रसंग कैसे निकलता है, तो प्रसंग निकालने के लिए आप 2-3 बार पाठ्यांश को पढ़ेंगे और पाठ्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें कौन सी बात को लेखक ने बतलाया है। चाहे वो समस्या की बात हो, सुख की बात हो, प्रसन्नता की बात हो, या अन्य किसी भी प्रकार के भाव की यदि बात है, अन्य किसी प्रकार का भावार्थ भी यदि उसमें निहित है, तो आप पाठ को जैसे जैसे पढ़ेंगे उस तरीके से, पाठ्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो उसके अंदर निहित जो भाव है वो धीरे धीरे पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो उसी भाव को आप प्रसंग के रूप में लिखेंगे। वो 2 पंक्ति का हो सकता है, 3 पंक्ति का भी हो सकता है। तो ठीक है ना। तो प्रसंग आपको इस ढंग से निकालना है। अब इसके बाद आएगा अगला क्रम है व्याख्या। तो व्याख्या किस प्रकार से होगी, व्याख्या जो है हम दिए गए पाठ्यांश को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। समझने के बाद फिर हम अपने शब्दों में उसे लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, जैसा आप ये देख रहे हैं, इसमें मैं इसको वाचन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और इसे मैंने कैसे लिखा है उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। व्याख्या। गर्मी का मौसम है, सोने के लिए खुली जगह की कमी है, परंतु पड़ोसी की छत खाली होने पर भी कोई पड़ोसी उसे उपयोग में नहीं ला सकता है। रेवती पति से कहती है कि पड़ोसी को दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं। छत पर बच्चों को सुलाने की पूछने पर कहती है कि ज़्यादा किराया देने पर ही ऐसा मकान मिला है जिसमें खुली छत है। यह छत दूसरों के प्रयोग के लिए ना होकर अपने प्रयोग के लिए है। दूसरों की खाट डालने से हवा रुक जाएगी तथा लाला को नींद भी नहीं आती है। मूल में भावना है कि यह छत किसी को नहीं दी जाएगी।
तो ये व्याख्या हुई। अब व्याख्या के बाद चौथा अंग है इसका विशेष। तो विशेष में कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जाएगा? पहला है पड़ोसी के स्वार्थी भाव का चित्रण। दूसरा, भाषा सामान्य बोलचाल की है जिसमें देशज शब्द जैसे खाट तथा उर्दू शब्द जैसे मुसीबत का प्रयोग हुआ है। तीसरा, वाक्य अति संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली हैं। ये होगा इसका विशेष। अब इसके बाद आएगा दूसरा पाठ्यांश। पाठ्यांश 2। अरे खाने की भली चलाई, पेट ही भरना है। शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ़ थोड़े ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। तो ये दूसरा पाठ्यांश था जिसे हमने चिन्हित किया है। अब इसकी व्याख्या कैसे की जाएगी, उन 4 अंगों के आधार पर उसे आप देखिएगा। संदर्भ होगा इसका ठीक पहले पाठ्यांश की तरह। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के नए मेहमान नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक देश के शीर्षस्थ एकांकीकार उदय शंकर भट्ट हैं। ये इसका संदर्भ होगा। दूसरा है प्रसंग। विश्वनाथ बाबूलाल और नन्हेमल से खाने के लिए पूछते हैं तो वे तुरंत तैयार हो जाते हैं। ये इस पाठ का प्रसंग हुआ, पाठ्यांश का। इसके बाद है व्याख्या। बाबूलाल विश्वनाथ से कहते हैं कि खाना तो खाएंगे ही, चाहे रोटी ही क्यों ना हो। खाने को तो बहुत कुछ खा लेंगे, इस समय पेट भरने से मतलब है। यहाँ आप लोगों को तकलीफ़ देने थोड़े ही आए हैं। खाना तो पेट भरने के लिए चाहिए, भले ही पूरी सब्जी हो या दाल रोटी। कल की कल देखी जाएगी। वे बातों की चालाकी से ना सिर्फ अपनी पसंद बता रहे हैं बल्कि दूसरे दिन के खाने का प्रबंध भी कर रहे हैं। तो ये इसकी व्याख्या हुई। अब इसके बाद है विशेष। तो विशेष देखिए, विशेष में 4 बातों को शामिल किया गया है। पहला, बाबूलाल की वाक्पटुता का प्रदर्शन है। दूसरा, वाक्यांशों के द्वारा कविता का आनंद व भावों की गहराई परिलक्षित होती है। तीसरा, बोलचाल की भाषा से युक्त खड़ी बोली है। और चौथा है, भाषा में संप्रेषणीयता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये गद्य की जो पाठ्यांशों की जो व्याख्या है वो पूर्ण होती है। और इन दोनों पाठ्यांशों को आप बड़े अच्छे से देखेंगे और इसे ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि व्याख्या जो हुई और उन व्याख्या के अंगों को किस प्रकार से विश्लेषित करते हैं, उनका उल्लेख करते हैं, उनके बारे में विश्लेषण बतलाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, फिर से उसको बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझें आप, कि संदर्भ निकालने के लिए आपको मैंने बताया कि संदर्भ में आपको कौन सी बातें लिखना है। तो सबसे पहले तो आप पाठ का नाम देंगे, शीर्षक बतलाएंगे और वह शीर्षक किस खंड का है, गद्य है या पद्य है। फिर वह किस विधा पे लिखा गया है, पुस्तक का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे। ये संदर्भ में 2-3-4 बातें आती हैं। ठीक। फिर प्रसंग के लिए क्या, प्रसंग को जब निकालना है तो प्रसंग के लिए आपको दिए गए पाठ्यांश को 2-3 बार पढ़ना है। और 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तब आपको उसका मूल भाव समझ में आएगा कि उस पाठ्यांश में कौन सी बात का उल्लेख किया गया है और उसी बात को आपको प्रसंग पे लिखना है। फिर तीसरा बिंदु आता है, तीसरा अंग है व्याख्या। व्याख्या करने के लिए आपको अपने मौलिक शब्दों का प्रयोग करना है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब आप पाठ्यांश को पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है कि उसमें कठिन शब्द, जो आए हुए कठिन शब्द हैं, उनको रेखांकित करना और उनके अर्थ को समझना, अर्थ को मनन करना,
और अर्थ को मनन करने के बाद जो है आप उस अर्थ को आधार मान करके आप अपने शब्दों में छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से व्याख्या करना शुरू करेंगे और व्याख्या को लिखेंगे। ठीक है। चौथा बिंदु है, चौथा अंग है विशेष। विशेष में भी आपको भाषा की विशेषता अर्थात मुहावरों का प्रयोग है तो मुहावरे की बात करना, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है तो उसकी बात करना, विदेशी शब्दों का प्रयोग है तो उसकी बात करना, और जो उस व्याख्या के अंतर्गत कोई ऐसी बात आपको लगती है कि उसका अलग से भी उल्लेख करना चाहिए, विशेष बात लगती है, तो उसको विशेष में ही उसका उल्लेख करना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज का यह जो नए मेहमान नामक एकांकी है, यह पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। और निश्चित रूप से यह ऑडियो वीडियो जो है आप इसको जब सुनेंगे, पूरा सुनेंगे और एक दो बार सुनेंगे तो आपकी इसकी विषय वस्तु स्पष्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इस पाठ से संबंधित जो भी मैं प्रश्न टेक्स्ट के पैटर्न के माध्यम से भेजूंगा, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। और इसके साथ में मैं इसका जो कहना चाहिए सॉल्यूशन है इस पाठ का, वो सॉल्यूशन की लिंक भी आपको मैं भेजूंगा। उसमें से आपको उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखना है जो मैं आपको टेक्स्ट पैटर्न पर लिख करके दूंगा। बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं लिखना है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। तो मैं आज की इस विषय वस्तु को यहीं पर पूर्णता प्रदान करता हूँ। जय हिंदी, वंदे मातरम।